Hello everyone, welcome to the another class. Today we would like to discuss about German unification. Unification of Germany इस नाम से इस टॉपिक से आपके 4.1 के इस पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पुट कर लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम आपके हम इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को अपने देख लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें प्रोसेस रही जिसमें जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाता है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है जर्मनी का जो पूरा पार्ट है, यानी मान लो ये जर्मनी का पार्ट है और इसके अंदर स्मॉलर स्टेट्स थे, बहुत सारे स्टेट्स थे। यहाँ पे टोटल जो इसका एरिया है वो 39 स्टेट्स को कंप्राइज करता है। मतलब टोटल यहाँ पे 39 स्टेट्स हैं। इन सभी स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसी है और यहाँ पे अपने अपने डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक या मोनार्कियल रूल जो है वो रूल कर रहे हैं। अलग अलग रूलर्स हैं, मोनार्कियल रूल यहाँ पे रूल कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की बात की जा रही है। इसी को हम एकीकरण बोलते हैं। जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की बात की जा रही है और यहाँ पे जर्मनी को एक राष्ट्र, एक देश, एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में, नेशन के रूप में इसको यूनिफिकेशन करने का एक प्रयास जो किया जा रहा है, इसको हम एकीकरण बोलते हैं। इसको हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के रूप में देखता है। या इसको हम समझ सकते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन यानी एक देश कैसे बनता है, एक राष्ट्र कैसे बनता है, एक आज़ाद राष्ट्र कैसे बन जाता है, ये हम जर्मनी के कंटेक्स्ट में देखेंगे जर्मनी के बारे में। तो हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में हम देख लेते हैं कि क्या और किस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण की घटनाएं जर्मनी को एक करने में और उसका एकीकरण करने में सहयोग में रहती हैं, या फिर किस तरह से सहयोग होता है, किन किन देश और का सहयोग होता है और किन किन यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का सहयोग रहता है। आफ्टर 1848 1848 के बाद में नेशनलिज्म यूरोप में आया, जो कि एक एसोसिएशन के रूप में, एक संगठन के रूप में हमें देखने को मिल रहा था विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि यूरोप के पार्ट के अंदर एक तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया जा रहा है और दूसरा यहाँ पे क्रांति की जा रही है, यानी क्रांति अपने चरम पे चल रही है। आप कह सकते हैं कि क्रांति जो है, रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कर रही है। लोगों द्वारा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को ज़्यादा किया जा रहा है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो रात दिन प्रयास कर रहे हैं ताकि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बढ़ सके और नेशनल यूनिफिकेशन हो सके। मोबिलाइज बाई कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यहाँ पे कंजर्वेटिव्स के रूल को इन्होंने क्या करना है, एबोलिश करना है, मोनार्कियल रूल को एबोलिश करना है, एब्डिकेट करना है, उसको खत्म करना है। और यहाँ पे जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए। और यहाँ पे हमें राष्ट्रवाद करना है, राष्ट्रीय एकता को लेके आना है, जर्मनी को राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधना है, जर्मनी को आज़ाद कराना है। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state। ये सब हम देखते हैं कि दोनों जो देश हैं, जर्मनी का पार्ट और इटली का पार्ट, दोनों किस प्रकार से आज़ाद होते हैं और किस प्रकार से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना प्रोक्लेमेशन करते हैं। एज यू हैव सीन, जैसा कि आप देखते हैं, नेशनल लिस्ट की फीलिंग्स जो है वो वाइड स्प्रेड हो जाती है, यानी बहुत बड़े स्तर पर, बड़े युद्ध स्तर पर अमंग मिडिल क्लास जर्मन। यहाँ जर्मन के जो मिडिल क्लास लोग हैं यानी मध्यम वर्गीय लोग हैं, जर्मनी के जो लोग हैं, उनके बीच में भी नेशनलिस्ट फीलिंग पहुंच जाती है, राष्ट्रवाद की भावना पहुंच जाती है और उनकी इस भावना से जर्मनी के राष्ट्र को या जर्मनी को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है और जर्मनी का यूनिफिकेशन करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन 1848 1848 के पार्ट में देखें तो यहाँ पे इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया यूनाइट करने के लिए टू डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। जर्मनी को संघ बनाने के लिए, जर्मन संघ बनाने के लिए, जर्मन कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है जर्मनी को जर्मन संघ बनाने के लिए, इनटू ए नेशन स्टेट, ताकि जर्मनी को जो स्मॉल पार्ट में है, अलग अलग स्टेट्स में जो डिवाइडेड पार्ट हैं, उनको एक करके, यूनिफाइड करके, यूनिफाइड टेरिटरी बना करके हम यहाँ पे इनको संघ बना सके और राष्ट्र राज्य का निर्माण कर सकें। हम यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जा सके। गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, और यहाँ पे सारा सिस्टम जो है ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक संसद की व्यवस्था हो और संसद में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, संसदीय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे सांसद यानी मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए। इलेक्टेड मतलब निर्वाचित होनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे लागू होनी चाहिए। दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो स्वतंत्रवादी विचारधारा है और इनका जो प्रयास है, इनिशिएटिव है, जो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा है, वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की। आपको दो बातें याद रखनी है कि नेशन बिल्डिंग के लिए जो प्रयास किया जा रहा है नेशनलिस्ट
स्ट्रगल कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी जो हैं वो अपनी आगे नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी बातों को रिप्रेस कर दिया जाता है। इनके इस मोड को, इस स्ट्रगल को यहाँ पे रिप्रेस करने का काम किया जाता है। कौन करता है? कंबाइंड फोर्सेस। कंबाइंड फोर्सेस मतलब संयुक्त रूप से इनके जो फोर्सेज हैं, किसकी? एक तो मोनार्की की और दूसरा मिलिट्री। इनके जो मिलिट्री है वो इन एक्टिविटीज को रिप्रेस करने का काम करती है। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, और इनको सपोर्ट किया जाता है लार्ज लैंड ओनर्स जिनको हम जंकर्स बोलते हैं, ऑफ पर्सिया, पर्सिया द्वारा। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद में पर्सिया जो है वो अपना लीडरशिप ले लेता है। पर्सिया, यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का लीडरशिप के रूप में कौन रोल प्ले करता है? पर्सिया रोल प्ले करता है। ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, ताकि जर्मनी का यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन पूरा किया जा सके। और इसका चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इसका चीफ मिनिस्टर कौन है? ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क। आपको बिस्मार्क का रोल और बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा लर्न करना है। बिस्मार्क के बारे में आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे जानकारी रहनी चाहिए कि ओटो वॉन बिस्मार्क जो है वो इसके लिए बहुत ही बड़ा रोल प्लेयर का काम करते हैं। लीडरशिप का काम किया जा रहा है वो पर्सिया द्वारा किया जा रहा है, ताकि जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन कंप्लीट किया जा सके। ये सारी की सारी प्रोसेस को आर्किटेक्ट करता है और पूरे प्लान को पर्शियन आर्मी के साथ मिलकर और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है। 3 वॉर्स, यहाँ पे 7 साल तक लगातार 3 युद्ध लड़े जाते हैं। 7 साल तक, यानी 3 युद्ध लड़े जा रहे हैं और 7 साल तक इनके युद्ध लड़े जा रहे हैं नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए, जर्मनी राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए। विद ऑस्ट्रिया, एक तो ऑस्ट्रिया के साथ, पहले नंबर पे ऑस्ट्रिया, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे फ्रांस के साथ में। एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, और ये युद्ध इनका एंड हो जाता है पर्शियन विक्ट्री के साथ में, और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है जिस प्रोसेस को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। इन जैन 1871, 1871 में आप देखते हैं 1871 के अंदर, जनवरी के अंदर पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट को यहाँ पे जर्मन एम्परर घोषित कर दिया जाता है, और इसकी एक सेरेमनी होती है जो कि वर्सेल्स के अंदर होती है। इसको बोलते हैं वर्साय। वर्साय के महलों में इसकी संधि होती है, या हम कह सकते हैं कि इनको आज़ादी का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है, ये आज़ादी की जो सेरेमनी है वो ये यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, 18 जनवरी की बात है, और बहुत ही कड़कड़ाती यहाँ ठंड सुबह का टाइम है। 18 जनवरी 1871 को असेंबली, यहाँ पे एक सभा इकट्ठी होती है जिसमें सभी प्रिंसेस आए हुए हैं। जर्मन स्टेट के अलग अलग जो प्रिंसेस हैं वो आए हुए हैं, यानी सभी राजा जो अलग अलग राज्यों से। इसके अलावा आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, पर्शियन मिनिस्टर्स सारे आए हुए हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। और इनके साथ में ओटो वॉन बिस्मार्क भी, जो इनका चीफ मिनिस्टर है, वो भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अनहीटेड होल ऑफ मिरर्स इन द पैलेसेस ऑफ वर्सेल्स, ये जो होल है, जो मिरर्स का होल है, अनहीटेड, खूब इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये यहाँ पे ठंडे है, बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा मतलब बिटरली कोल्ड मॉर्निंग है। 18 जनवरी की मॉर्निंग है 1871 को। यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं इस महल में, वर्सेल्स के महल में, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, ताकि नए राष्ट्र का निर्माण किया जा सके और उसकी घोषणा कर सके। हेडेड बाई, इनका जो हेड होता है, इसको पूरी मीटिंग को हेड किया जा रहा है केसर विलियम फर्स्ट द्वारा, जो कि पर्सिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पर्सिया यहाँ पे मुख्य लीडर के रूप में, रोल प्लेयर के रूप में काम करता है, इसलिए सारा रोल जो है वो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए पर्सिया अपना पूरा जो है वो क्रेडिट लेता है, इसलिए पर्सिया की तरफ से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इनके पूरे जर्मनी की यूनिफिकेशन में उसका सबसे बड़ा सहयोग रहता है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोस्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। यूनिफिकेशन, ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये हमें डेमोस्ट्रेट करता है, दिखाता है कि किस प्रकार से वहाँ पे पर्शियन स्टेट का डोमिनेंस देखने को मिलता है। न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद में क्या किया गया, वहाँ पे इस स्टेट के अंदर नई नई चीज़ें, यानी रिफॉर्मेशन किया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है। एक तो करेंसी को मॉडर्नाइज कर लिया जाता है, दूसरा बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज कर लिया जाता है, तीसरा लीगल सिस्टम अच्छा कर लिया जाता है, जुडिशियल सिस्टम जर्मनी के अंदर बढ़िया कर लिया जाता है, और जो भी पर्सिया का मॉडल होता है, जो भी पर्सिया में रूल एनफोर्स्ड है, वो सब जर्मनी के अंदर इम्प्लाइज कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस
ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। ये पूरा का पूरा मॉडल जो है, पूरा का पूरा नमूना जो है वो जर्मनी के लिए काम करता है और जर्मनी इस प्रकार से पर्शियन मॉडल पे काम करने लगता है और नेशन बिल्डिंग इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जर्मनी के यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने में दो मुख्य रूप से जो रोल प्लेयर है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो हमारा ओटो वॉन बिस्मार्क है और दूसरा हमारा पर्शिया है। पर्शिया की मदद से पूरा का पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट कर लिया।